नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। आज हम NISM सीरीज 10A के चैप्टर 8 इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार-बार आते हैं। वैसे ये 20 क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे ना? हाँ बिल्कुल, इसलिए NISMseries.com पे जाना चाहिए। वहाँ हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं। अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है NISM सीरीज एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। तो चलो अब क्वेश्चंस शुरू करते हैं। बिल्कुल, तो मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन 1, इक्विटी इन्वेस्टर्स आर कंसिडर्ड ब्लैंक इन द बिजनेस बिकॉज दे क्लेम एसेट्स आफ्टर ऑल लायबिलिटीज हैव बीन पेड। ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 लेंडर्स, ऑप्शन 2 प्रिफर्ड क्रेडिटर्स, ऑप्शन 3 रेजिडुअल क्लेमेंट्स, ऑप्शन 4 बॉन्ड होल्डर्स। इसका मतलब है कि इक्विटी इन्वेस्टर्स को बिजनेस में क्या माना जाता है, क्योंकि उन्हें सारे उधार चुकाने के बाद बची हुई संपत्ति मिलती है। तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 यानी रेजिडुअल क्लेमेंट्स। देखो इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट सबसे आखिर में मिलता है जिसे हम रेजिडुअल कहते हैं। अच्छा, मतलब जो आखिरी में बचे वो उनका? एग्जैक्टली लेंडर्स और बॉन्ड होल्डर्स को पहले पैसा मिलता है तो वो प्रिफर्ड होते हैं, इसलिए बाकी ऑप्शंस गलत है। एग्जाम में ध्यान रखना, जहां आफ्टर ऑल लायबिलिटीज लिखा हो वहां रेजिडुअल आएगा। क्लियर है ना? हाँ, बिल्कुल क्लियर है। चलो क्वेश्चन 2 देखते हैं। Question 2. Which risk arises due to fluctuations in the prices of equity shares affecting all listed assets irrespective of their sector? Options हैं Option 1 company specific risk, Option 2 market risk, Option 3 sector specific risk, Option 4 idiosyncratic risk. इसका मतलब है वो कौन सा रिस्क है जो सभी शेयर्स को इफेक्ट करता है, चाहे वो किसी भी सेक्टर के हों। सही आंसर है ऑप्शन 2 मार्केट रिस्क। मैं समझाती हूँ क्यों। ये रिस्क पूरे बाजार में आता है, इसको हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। मतलब चाहे IT हो या फार्मा, सब गिरेंगे। हाँ बिल्कुल, सब गिरेंगे। बाकी जो ऑप्शंस हैं जैसे कंपनी या सेक्टर रिस्क, वो सिर्फ किसी खास हिस्से तक सीमित होते हैं। एग्जाम टिप ये है कि अगर क्वेश्चन में इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्टर वर्ड दिखे तो सीधा मार्केट रिस्क टिक करना है। समझ आ गया। अब अगला देखते हैं। अभी हमने रिस्क की बात की, तो रिस्क कम करने का भी एक सवाल ले लेते हैं। क्वेश्चन 3, डाइवर्सिफिकेशन दैट रिड्यूसेस रिस्क बाय होल्डिंग इक्विटीज अक्रॉस मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेसेस इज कॉल्ड ऑप्शन 1 टाइम सीरीज डाइवर्सिफिकेशन, ऑप्शन 2 क्रॉस सेक्शनल डाइवर्सिफिकेशन, ऑप्शन 3 वर्टिकल इंटीग्रेशन, ऑप्शन 4 हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। इसका मतलब है अलग अलग तरह के बिजनेस में इन्वेस्ट करके रिस्क कम करने को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 क्रॉस सेक्शनल डाइवर्सिफिकेशन। देखो एक ही समय पर यानी एक क्रॉस सेक्शन में अलग अलग सेक्टर्स में पैसा लगाना रिस्क को कम करता है। अच्छा, तो बाकी के ऑप्शंस क्या हैं? जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है ना, वो तो बिजनेस ऑपरेशंस का हिस्सा है, इन्वेस्टमेंट का नहीं। स्टूडेंट्स यहाँ इन टर्म्स से कंफ्यूज होते हैं। सही पॉइंट है। चलो टेक्निकल्स पर चलते हैं। क्वेश्चन 4, which analysis method is based on the assumption that all information is already reflected in stock prices and forecasts trends using historical price and volume? Option 1 fundamental analysis, Option 2 technical analysis, Option 3 economic analysis, Option 4 industry analysis. इसका मतलब वो कौन सा एनालिसिस है जो ये मानकर चलता है कि शेयर के प्राइस में सारी इंफॉर्मेशन पहले से है और वो पुराने प्राइस पैटर्न को देखता है। ये तो काफी क्लियर है। ऑप्शन 2 सही है, टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा और प्राइस या वॉल्यूम जो है वो टेक्निकल एनालिसिस के ही मेन टूल्स होते हैं। बिल्कुल, जो चार्ट्स वगैरह देखते हैं वो टेक्निकल वाले तो होते हैं। हाँ वही लोग। फंडामेंटल एनालिसिस तो अकाउंट में और कंपनी की बैलेंस शीट देखता है, इसलिए वो ऑप्शन गलत है। क्लियर? एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, The blank approach to fundamental analysis starts with scanning the macroeconomic scenario and then identifying industries and companies. Option 1 bottom up, Option 2 top down, Option 3 sideways, Option 4 technical. इसका मतलब जब हम पहले पूरी इकोनॉमी देखते हैं, फिर इंडस्ट्री और फिर कंपनी चुनते हैं, तो इस तरीके को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन 2 टॉप डाउन। इसका लॉजिक याद रखने का एक आसान तरीका है। वो क्या है? देखो जब हम बड़ी पिक्चर यानी मैक्रो इकोनॉमी से छोटी पिक्चर यानी कंपनी की तरफ आते हैं तो मतलब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इसीलिए इसको टॉप डाउन कहते हैं। बॉटम अप इसका बिल्कुल उल्टा होता है, जहां पहले कंपनी देखते हैं। बहुत आसान ट्रिक है ये तो। इकोनॉमी से वापस रिस्क पर आते हैं। एक बहुत जरूरी मेट्रिक है। क्वेश्चन 6, बीटा इज अ प्रॉक्सी मेजर फॉर विच टाइप ऑफ रिस्क? ऑप्शन 1 लिक्विडिटी रिस्क, ऑप्शन 2 कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, ऑप्शन 3 मार्केट रिस्क, ऑप्शन 4 सेक्टर रिस्क। इसका मतलब बेटा किस तरह के रिस्क को नापने के लिए इस्तेमाल होता है? सही आंसर ऑप्शन 3 सही है, मार्केट रिस्क। ये बहुत कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है, इसको रट लेना चाहिए।
बेटा असल में यही मापता है कि मार्केट के मुकाबले आपका स्टॉक कितना वॉलेटाइल है। मतलब अगर मार्केट हिलेगा तो स्टॉक कितना हिलेगा। बिल्कुल, इसलिए कंपनियां सेक्टर रिस्क नहीं, सीधा मार्केट रिस्क का इंडिकेटर है। इंटरेस्टिंग। अब अगला रिस्क देखते हैं। क्वेश्चन 7, व्हाट इज इम्पैक्ट कॉस्ट यूज्ड टू मेजर? ऑप्शन 1 इन्फ्लेशन, ऑप्शन 2 लिक्विडिटी रिस्क, ऑप्शन 3 डिविडेंड यील्ड, ऑप्शन 4 ट्रांजैक्शन फीस। इसका मतलब इम्पैक्ट कॉस्ट से क्या नापा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन 2 लिक्विडिटी रिस्क। यहाँ स्टूडेंट्स ना अक्सर बहुत बड़ी गलती करते हैं। हाँ, मुझे लगता है लोग ऑप्शन 4 ट्रांजैक्शन फीस सोचकर टिक कर देते होंगे। वही ना, लेकिन वो गलत है। जब हम कोई बड़ा ऑर्डर प्लेस करते हैं और शेयर का प्राइस अचानक बदल जाए, जिसे इम्पैक्ट कॉस्ट कहते हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि वहाँ लिक्विडिटी कम है, खरीदने बेचने वाले कम हैं। समझ गया। बड़ी क्वांटिटी खरीदने पर जो खुद के ऑर्डर से प्राइस हाइक हो जाए। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन 8, इन द ग्रोथ स्टेज ऑफ एन इंडस्ट्री लाइफ साइकिल प्रॉफिट मार्जिन्स आर जनरली ऑप्शन 1 नेगेटिव, ऑप्शन 2 वेरी स्मॉल, ऑप्शन 3 हाई, ऑप्शन 4 डिक्लाइनिंग। इसका मतलब किसी इंडस्ट्री के ग्रोथ स्टेज में प्रॉफिट मार्जिन कैसे होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन 3 हाई। देखो, ग्रोथ स्टेज में क्या होता है कि प्रोडक्ट की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन मार्केट में कंपटीशन उतना नहीं होता। अच्छा, तो कंपटीशन कम होने से मार्जिन्स बच जाते हैं? हाँ, कंपनी अपने दाम पर चीजें बेच पाती हैं, इसलिए मार्जिन्स हाई होते हैं। बाद में मैच्योरिटी स्टेज आती है, तब मार्जिन डिक्लाइनिंग हो जाते हैं। क्लियर है। अब प्रॉफिट की बात हुई है तो वैल्यूएशन की बात भी कर ही लेते हैं। क्वेश्चन 9, which valuation ratio compares a stock's market price per share to its book value of equity per share? Option 1 PE ratio, option 2 PS ratio, option 3 PVV ratio, option 4 PEG ratio. इसका मतलब कौन सा रेशियो मार्केट प्राइस को बुक वैल्यू से कंपेयर करता है? सही आंसर है ऑप्शन 3 पीवीवी रेशियो। देखो, नाम में ही जवाब छुपा है, पी यानी प्राइस और बीवी यानी बुक वैल्यू। अरे हाँ, प्राइस टू बुक वैल्यू। बिल्कुल, पी तो अर्निंग्स के लिए होता है और पीएस सेल्स के लिए, इसलिए बाकी ऑप्शंस ऑटोमेटिकली गलत हो जाते हैं। सही बात है। तो अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं ब्रेक से पहले। क्वेश्चन 10, if a stock's PEG ratio is less than 1, it generally indicates that the stock is option 1 overvalued, option 2 undervalued, option 3 fairly valued, option 4 expensive. इसका मतलब अगर PEG रेशियो 1 से कम है तो स्टॉक कैसा माना जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 अंडरवैल्यूड। देखो, पीईजी रेशियो में हम पीई को ग्रोथ से डिवाइड करते हैं। तो अगर रिजल्ट 1 से कम आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कंपनी की जो ग्रोथ है उसके मुकाबले उसके शेयर का प्राइस अभी भी कम है, यानी स्टॉक अभी सस्ता है, अंडरवैल्यूड है। समझ आ गया। 1 से कम मतलब डील अच्छी है और स्टॉक सस्ता है। वैसे 10 क्वेश्चंस हो गए हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, और ये भी बता दूं कि अगर किसी को लगता है कि सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस काफी हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। प्रैक्टिस और भी चाहिए। nismseries.com पे हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के लिए, प्रॉपर मॉक टेस्ट के साथ। अनलिमिटेड प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। चलो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस करते हैं। चलो। Question 11. Blank analysts work for firms like mutual funds and generate investment recommendations for internal consumption. Option 1, sell side. Option 2, buy side. Option 3, technical. Option 4, economic. इसका मतलब जो एनालिस्ट्स म्यूचुअल फंड जैसे फर्म्स के लिए काम करते हैं और अंदरूनी इस्तेमाल के लिए रिसर्च बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन 2 बाय साइड। देखो, लॉजिक सिंपल है। ये एनालिस्ट्स अपनी म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए शेयर्स खरीदने की यानी बाय करने की सलाह बनाते हैं। अच्छा, तो वो बाहर किसी को बेचते नहीं अपनी रिसर्च? नहीं, हाँ बिल्कुल। जो ब्रोकरेज फर्म्स वाले होते हैं ना, वो अपनी रिपोर्ट बेचते हैं, इसलिए उन्हें सेल साइड कहते हैं। यहाँ इंटरनल कंजम्पशन लिखा है तो बाय साइड ही सही होगा। सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 12। व्हाट डज EVA स्टैंड फॉर इन वैल्यूएशन मेट्रिक्स? ऑप्शन 1 इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ऑप्शन 2 एंटरप्राइज वैल्यू एनालिसिस, ऑप्शन 3 अर्निंग्स वेरिएशन असेसमेंट, ऑप्शन 4 इक्विटी वैल्यूएशन एडजस्टमेंट। इसका मतलब EVA का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इसे याद रखने की एक बढ़िया ट्रिक बताती हूँ। हाँ बताओ। फुल फॉर्म्स में स्टूडेंट्स बहुत अटकते हैं। इसको ना इकोनॉमिक प्रॉफिट भी कहा जाता है। ये दिखाता है कि सारी कॉस्ट्स, यहाँ तक कि इक्विटी की कॉस्ट निकालने के बाद कंपनी ने असली में कितनी वैल्यू ऐड की है, इसलिए इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। बाकी सारे ऑप्शंस सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। वाह, ये ट्रिक काम आएगी। अब थोड़ा टेक्निकल चार्ट्स की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 13, which strategy involves buying when the price is sufficiently below the moving average and selling when above? Option 1 Bollinger Band analysis, option 2 moving average analysis, option 3 trend line analysis, option 4 fundamental analysis.
इसका मतलब वो कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसमें प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे जाने पर खरीदते हैं और ऊपर जाने पर बेचते हैं? सही आंसर है ऑप्शन 2, मूविंग एवरेज एनालिसिस। देखो, कभी-कभी एग्जाम में सवाल खुद ही अपना जवाब दे रहा होता है। हाँ, क्वेश्चन में ही मूविंग एवरेज लिखा हुआ है। वही तो, बस शब्दों पर ध्यान देना है। प्राइस मूविंग एवरेज के आसपास घूम रहा है तो स्ट्रैटेजी भी वही होगी। एकदम फ्री का मार्क था ये तो। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन 14, द डिविडेंड यील्ड इज कैलकुलेटेड एज ऑप्शन 1 डिविडेंड पर शेयर divided by earnings per share multiplied by 100. Option 2, dividend per share divided by market price of the share multiplied by 100. Option 3, market price divided by dividend per share multiplied by 100. Option 4, earnings per share divided by dividend per share multiplied by 100. इसका मतलब डिविडेंड यील्ड का सही फॉर्मूला क्या है? सही आंसर है ऑप्शन 2। देखो, यील्ड का सिंपल सा लॉजिक होता है। ये हमेशा इन्वेस्ट की गई रकम पर निकाला जाता है। और इन्वेस्टर का पैसा तो वही है जिस प्राइस पे उसने शेयर खरीदा है, यानी मार्केट प्राइस। एग्जैक्टली, मार्केट प्राइस पर निकालते हैं, अर्निंग्स पर नहीं। स्टूडेंट्स अक्सर ऑप्शन 1 से कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है प्रॉफिट से डिवाइड करना है, पर वो तो डिविडेंड पे आउट रेशियो हो जाएगा। यील्ड चाहिए तो मार्केट प्राइस से डिवाइड करना पड़ेगा। बहुत जरूरी पॉइंट था ये। चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 15, risks due to factors affecting performance of businesses in a particular industry which can be diversified away are called. Option 1, market risks. Option 2, systemic risks. Option 3, sector specific risks. Option 4, inflation risks. इसका मतलब किसी एक इंडस्ट्री को इफेक्ट करने वाले रिस्क जिन्हें डाइवर्सिफाई करके कम किया जा सकता है वो क्या कहलाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन 3, सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क्स। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तो वहां पर्टिकुलर इंडस्ट्री वर्ड यूज हुआ है। हाँ, मतलब किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर की बात हो रही है। बिल्कुल, जैसा मैंने पहले बताया था, मार्केट रिस्क और सिस्टेमिक रिस्क तो पूरे बाजार को इफेक्ट करते हैं, उन्हें डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। पर सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क को हम आराम से अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके मिटा सकते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन 16 पढ़ता हूँ। Businesses that perform well when the general business cycle is in a trough are called option 1, cyclical businesses. Option 2, counter-cyclical or defensive businesses. Option 3, leading sectors. Option 4, lagging sectors. इसका मतलब जब बिजनेस साइकिल एकदम नीचे यानी ट्रफ में होती है तब भी जो बिजनेस अच्छा परफॉर्म करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन 2, काउंटर साइक्लिकल या डिफेंसिव बिजनेसेस। देखो, जब मार्केट और इकोनॉमी सब गिर रहा हो तब जो बिजनेस तुम्हारे पोर्टफोलियो को बचाए रखे वो डिफेंसिव ही तो कहलाएगा ना। सही कहा। जैसे एफएमसीजी या फार्मा हो गया। लोग बुरा वक्त आने पर खाना पीना या दवाइयां तो नहीं छोड़ेंगे। वही तो, जबकि साइक्लिकल बिजनेसेस जैसे ऑटो या रियल एस्टेट वो इकोनॉमी के गिरने पर सबसे पहले गिरते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। समझ गया। अब एक वैल्यूएशन का थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन। क्वेश्चन 17, enterprise value या EV is calculated as market capitalization of equity plus market value of debt minus blank. Option 1, dividends. Option 2, interest. Option 3, taxes. Option 4, excess cash and cash equivalents. इसका मतलब EV निकालते वक्त मार्केट कैप और डेट में से क्या माइनस किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन 4, एक्सेस कैश। देखो, इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। कैसे? अगर तुम कोई पूरी की पूरी कंपनी खरीद रहे हो, तुमने उसकी इक्विटी खरीद ली और उसका लोन भी अपने सर ले लिया, लेकिन उसके बाद तुम्हें पता चलता है कि कंपनी के बैंक अकाउंट में बहुत सारा एक्स्ट्रा कैश पड़ा है। अच्छा, तो वो कैश तो मेरे पास आ जाएगा ना? बिल्कुल, वो एक्स्ट्रा कैश एक तरह से तुम्हारी खरीदने की लागत को कम कर देता है। इसलिए हम एंटरप्राइज वैल्यू निकालते वक्त एक्सेस कैश को घटा देते हैं, यानी माइनस कर देते हैं। डिविडेंड्स या इंटरेस्ट माइनस नहीं होते। वाह, ये लॉजिक तो जिंदगी भर याद रहेगा। ईवी की बात हुई है तो इसका सबसे जरूरी इस्तेमाल भी देख लेते हैं। Question 18. Which ratio is particularly useful for valuing companies that are highly capital intensive and not yet making book profits? Option 1, PE ratio. Option 2, EV/EBITDA. Option 3, dividend yield. Option 4, PVV ratio. इसका मतलब जिन कंपनीज में बहुत पैसा लगता है और अभी उनका कोई प्रॉफिट नहीं है, उनकी वैल्यू निकालने के लिए कौन सा रेशियो बेस्ट है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, EV/EBITDA। देखो, कैपिटल इंटेंसिव कंपनियों में ना एसेट्स बहुत होते हैं, तो उन पर डेप्रिसिएशन का बड़ा चार्ज लगता है, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट पेपर पर नेगेटिव दिखने लगता है। हाँ, और अगर अर्निंग्स या प्रॉफिट ही नहीं है तो तुम पी रेशियो कैसे निकालोगे? डिनोमिनेटर में 0 या नेगेटिव नंबर तो डाल नहीं सकते, वहां पी फेल हो जाता है। इसीलिए हम EV/EBITDA यूज करते हैं, क्योंकि EV/EBITDA में डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होता। बिल्कुल सही पकड़ा, वो असली कैश फ्लो दिखाता है। ग्रेट। चलो अब आखिरी 2 क्वेश्चन बचे हैं। Question 19. Technical analysts are also sometimes called option 1, economists, option 2, chartists, option 3, fundamentalists,
ऑप्शन 4 वैल्यू इन्वेस्टर्स। इसका मतलब टेक्निकल एनालिस्ट्स को और किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत आसान सवाल है। सही आंसर है ऑप्शन 2 चार्टिस्ट। हम सब जानते हैं कि टेक्निकल लोग बैलेंस शीट नहीं देखते, वो बस प्राइस और वॉल्यूम के चार्ट्स पढ़ते हैं। इसीलिए उन्हें चार्टिस्ट्स कहते हैं। बड़ा सिंपल था। हाँ, फंडामेंटल वाले इकोनॉमिस्ट्स या वैल्यू इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, पर टेक्निकल वाले सिर्फ चार्टिस्ट होते हैं। चलो आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 20। In technical analysis, when the price goes 2 standard deviations above the moving average in Bollinger Bands, the stock is regarded as option 1, undervalued, option 2, oversold, option 3, overbought, option 4, fairly valued. इसका मतलब Bollinger Bands में जब प्राइस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर चला जाए तो स्टॉक को क्या माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन 3 ओवरबॉट। देखो, बॉलिंजर बैंड्स एक रबर बैंड की तरह काम करता है। अच्छा, रबर बैंड कैसे? अगर प्राइस अपनी एवरेज लाइन से 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर निकल गया, मतलब वो रबर बैंड अपनी लिमिट तक खिंच चुका है। ओ, मतलब स्टॉक अपनी नॉर्मल रेंज से बहुत तेजी से ऊपर भाग गया है। एग्जैक्टली। और ऐसी हालत को हम ओवरबॉट कहते हैं, यानी जरूरत से ज्यादा खरीदारी हो चुकी है। अब प्राइस शायद वापस नीचे गिर सकता है। अगर यही प्राइस नीचे वाले बैंड पर होता तो हम इसे ओवरसोल्ड कहते हैं। समझ गया। तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से। काफी डिटेल डिस्कशन हुई। मुझे लगता है स्टूडेंट्स को अब इन कॉन्सेप्ट्स में बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ, लेकिन अब एक्शन लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमें उम्मीद है कि सब क्लियर हो गया होगा। और अगर और प्रैक्टिस करनी है, जो डेफिनेटली करनी चाहिए, तो nismseries.com पे जाना जरूरी है। इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रिपरेशन के लिए। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट्स, वहां सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल। और अगर इस चैप्टर से कोई स्पेसिफिक डाउट है या कोई कंफ्यूजन रह गया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर NISM एग्जाम। प्रैक्टिस करते रहो। और जाते जाते एक सोचने वाली बात, आज हमने EBDA और PE जैसे कई रेशियोज देखे हैं। सोचकर देखना कि क्या कोई एक जादुई रेशो हो सकता है जो हर तरह की कंपनी पर लागू हो। या फिर सच में हर इंडस्ट्री के लिए एक अलग हथियार की जरूरत पड़ती है। इसके बारे में जरूर सोचना और अपनी तैयारी मजबूत रखना।